कद्दू बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था माँ बाप के घर, तो चलो मन मर्जी का बन जाता था। लेकिन ससुराल, बहू कद्दू लेकर आई हूँ। अच्छी सी खट्टी मीठी सब्जी पूरी के साथ बना लेना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं साथ में आलू भी बना लेती हूँ। वो क्या है ना, कद्दू मैं खाती नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, मेरे बेटे ने तो पैसे का पहाड़ खड़ा किया है ना, जो तू अलग सब्जी बनाएगी। देख बहू, मेरे घर का यही रूल है, एक ही सब्जी बनती है, समझी? पर माँ जी मुझे ये कद्दू पसंद नहीं है, और आप तो रोज़ रोज़ कद्दू बनाने को ही कहती हैं। ऐसे में मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगी ना। हाँ तो हो जा, हमें कौन सा तेरे से कुश्ती लड़वानी है। तू तो सिर्फ खाना बना और खिला, समझी? बहू सास से परेशान कि भाई ये तो कभी भी कद्दू बनाने को ही कहती रहती है। फिर एक दिन, ससुर जी, क्या आप कद्दू से उबे नहीं? सासू माँ को माना पसंद है, लेकिन आप क्यों खाते हो? देख बहू, तू ना मेरी बेटी जैसी है, इसलिए बता रहा हूँ। वो क्या है ना, शुरू शुरू में मैंने मना किया था कि मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, लेकिन तेरी सास को पागलपन के झटके आने लगे। अब तू तो बेटा जानती है कैसे गरीबी में मैंने ये घर खड़ा किया है। ऐसे में घर की लक्ष्मी को ही भूखा सुलाता तो सही तो नहीं था ना। क्या मतलब पिताजी? माँ जी भूखा क्यों सोती? वो क्या ना, उसे कद्दू पसंद है और हमें नहीं। एक घर में दो सब्जी बनाना औकात के बाहर था, बस इसीलिए। पर पिताजी, अब तो हम दो क्या चार सब्जी भी खा सकते हैं। मैं बना रही हूँ, माँ जी को कुछ भी कह नहीं रही हूँ, फिर भी क्यों कद्दू? देख ले बेटा, तू कुछ कर सकती है तो हम तेरे साथ हैं, लेकिन कद्दू वो नहीं खाएगी तो समझ ले घर में भूचाल आ जाएगा। बहू भी ठान लेती है कि वे सास की ये पसंद को नापसंद करके ही दम लेगी। अगले दिन, सासू माँ, सासू माँ, वो क्या है ना, आज मैं आपको कद्दू की खीर बनाकर खिलाती हूँ। कद्दू की खीर? क्या बात कर रही है बहू, कद्दू की खीर भी बनती है? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। लेकिन क्या करूँ, कद्दू तो इतने ही है, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा खीर बनाऊँ या सब्जी। खीर ही बना ले बहू। सब्जी किसी और चीज की बना ले, है? बहू, आज जिस घर में इतिहास में पहली बार कोई दूसरी सब्जी बननी है, तो ऐसा कर भिंडी बना ले, मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं रूपा, तुम पनीर बनाओ, वो चिल्ली के साथ। मैं लेकर आता हूँ। भाभी, उबले आलू, हींग और देसी घी की छोंक के साथ, और वो तो घर में ही है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बहू भी कम एक्साइटेड नहीं थी। अरे घर में जब से कदम रखा है, आज अपनी पाक कला का हुनर दिखाने का मौका मिल रहा था। नहीं तो रोज रोज कद्दू बनाकर वो तो ऊब चुकी थी। टेंशन नहीं लेने का, सब बनेगा, एक एक करके बनेगा। बस फिर क्या, लग जाती है रूपा घर के लोगों के लिए पकवान बनाने में। फटाफट खाना बनाकर वो टेबल पर रखती है कि पूरा घर खाने पर टूट पड़ता है। बहू, वो खीर की बात की थी ना? बहू जो कि इतनी सारी सब्जी बनाने की होड़ में खीर बनाना तो भूल ही गई थी। वो क्या है ना, मैं वो, क्या मैं वो क्या बोली जा रही हो बहू, क्या हो गया? माँ जी वो मैं भूल गई, नहीं बना पाई, सॉरी। सास ने जो एक दिन की छुट्टी दी थी, वो मौका भी अब बहू के हाथ से चला जाता है। माँ जी वो आज ना कद्दू खाने का मन नहीं है। तो ना खा, वैसे भी खा खा कर मोटी हो रही है। जा जाकर पानी पी और सो जा। बहू का लटका हुआ मुंह देखकर पति और ससुर परेशान हो जाते हैं। पापा, हम लोगों ने माँ के कद्दू की जिद को माना क्योंकि वो हमारी माँ है, लेकिन रूपा क्यों मानेगी? उसे हम वो खाना क्यों नहीं देते जो वो खाना चाहती है? हाँ पापा, भाभी तो बेचारी कितना काम करती है, माँ ने काम वाली भी हटा दी है, और मुझे भी भाभी की मदद करने को मना किया है। पापा आप कुछ करते क्यों नहीं भाभी के लिए? पिता की भी अंतरात्मा जागती है कि धिक्कार है, मैं तो घर का मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हूँ, जहाँ बाहर से आई एक बच्ची भूखी सो रही है। अरे क्या बोलकर बहू बनाया था उसे कि भाई साहब, बहन जी, फूलों की तरह रखेंगे। अरे फूलों को भी खाद पानी दी जाती है जिससे वो मुरझा ना जाए। मैं तो बेचारी को खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो सोचते हैं, खूब सोचते हैं, और फिर अगली सुबह, और भाग्यवान सुनती हो? सुनी तो रही हूँ जब से शादी की है। बताओ क्या करना है?
वो गांव जाना है, माँ ने कुछ काम बताया है। बोल रही थी कि बहू के हाथ से ही वो काम होगा। एक तो तुम्हारी माँ बहू की फीलिंग्स ही नहीं समझती। अरे तुम्हारी माँ को तो लगता है कि बहू कोई इंसान ही नहीं है, ना कोई मानवता ना कोई प्यार। बस तुम्हारी माँ ने ना मेरा जीना हराम कर रखा है। वो तो मैं हूँ जो सह रही हूँ, वरना आजकल की तो। खैर चलो चलते हैं, मैं तैयार होकर आती हूँ। सास चली जाती है। बहू, तुम लोग 2-3 दिन अब अपनी मर्जी का खाना बनाना, खूब खाना, खूब ऐश करना। मैं तुम्हारी कद्दू को, अरे सास को लेकर जा रहा हूँ। हाँ। थैंक यू पिताजी। सास ससुर गांव चले जाते हैं और अब घर में हर सब्जी बनती है। लोग खूब खाते हैं, खूब मज़े करते हैं कि सास के वापस आने का वक्त भी आ जाता है। सास ससुर घर आते हैं। बहू खाना लगाती है जिसमें कद्दू बना होता है। घर के कद्दू की महक ही कुछ और है। और फिर से वही खाना बनना शुरू हो जाता है। माँ जी अब बस करिए ना, नहीं खाया जाता ये कद्दू। या तो आप मुझे 2 तरह की सब्जी बनाने दी या फिर मैं अपने मायके जाती हूँ। हाँ जाओ, धमकी किसे दे रही हो? तेरे बाप ने तो पैसे का पेड़ लगाया है ना, जो रोज 2 तरह की सब्जी बनेगी। तभी पति आ जाता है। माँ, मैं उसका पति हूँ। जब तक वो पिता की जिम्मेदारी थी तब तक ससुर जी जिम्मेदार थे इसकी खुशी के लिए। अब मैं इसे खुश रखूंगा। पापा ने आपकी खुशी के लिए पूरा जीवन कद्दू खाया क्योंकि वो आपके पति हैं। हम आपके बच्चे हैं, इसलिए हम लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आपकी ज़बरदस्ती रूपा पर नहीं चलेगी। अगर रूपा इस घर में भूखी रहेगी तो हमारा इस घर में रहना सही नहीं है। सास को पहली बार अपने हाथ से सत्ता खींचती हुई दिखती है। अच्छा, काला का छोकरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे पजामा को दाढ़ी बांधना तो मैंने सिखाया है और तू आज माँ को जवाब दे रहा है। बेटा माँ की बात सुनकर चुप हो जाता है। माँ फिर से इमोशनल डायलॉग मारती है। मैंने रात रात जग कर तुझे पाला है। एक वक्त का खाना मैंने नहीं खाया कि तू भूखा ना सोए, लेकिन तू घर का माहौल इमोशनल हो जाता है। पर माँ जी मैं तो। चुप करो, बिल्कुल चुप। क्या कद्दू सब्जी नहीं है? अरे कभी खट्टी बना लो, कभी मीठी, कभी तरी वाली बना लो, कभी सूखी। अरे तुम्हारे अंदर खाना बनाने का टैलेंट होता तो कद्दू में भी पनीर का स्वाद ले आती। आज के बाद बात नहीं करना मुझसे, समझी? पति पैर पटकता चला जाता है। सास को भी गर्व होता है कि ऐसा बेटा भगवान नसीब से ही मिलता है। तो आगे अगले रोज। बहू, आ बहू, खाना नहीं बनाया आज? क्यों नहीं बनाया माँ जी, बनाया है ना, ये लीजिए। बहू ले आती है कद्दू की 10 वैरायटी। यह कैसा हरा पीला खाना है बहू? अच्छा, ये आपको हरा पीला लग रहा है? माँ जी ये है खाना बिल्कुल आपके मतलब का। ये पीली रोटी पके हुए कद्दू की, ये दाल कद्दू डालकर, सब्जी, और ये पानी भी माँ जी कद्दू फ्लेवर की। इसके बाद मीठा भी कद्दू का ही है। माँ जी आज से मैंने भी कसम खाई है कि कद्दू के बिना कुछ नहीं बनाऊंगी। ये देखकर सास मुंह नाक सिकुड़ती है, फिर खाने लग जाती है। लेकिन ये क्या, रात होते ही सास डकार मारती है। हे भगवान, कद्दू से कभी मुझे इतनी नफरत नहीं हुई जितनी अब हो रही है। छी 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 छी। अरे क्या हो गया? आज तो हम सबका व्रत था तो सब ने साबूदाने की खिचड़ी खाई है। आज तो बहू ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया था, कैसा लगा? अब क्या बोलो, कद्दू की डकार आ रही है। पता नहीं कैसे खाया मैंने खाना। क्यों, कद्दू नहीं था क्या आज खाने में? कद्दू नहीं था, अरे सिर्फ कद्दू ही कद्दू था। अगले दिन चाय के साथ कुकीज यानी कि बिस्किट भी कद्दू वाले। दोपहर में फिर कद्दू। 2-4 दिनों तक तो सास ने झेला, लेकिन फिर। बहू, कद्दू की जगह कुछ और है क्या? जैसे मटर, बैंगन, मूली, कुछ भी? कैसी बात करिए माँ जी, मैंने तो सब्जी वाले को भी बोल दिया है कि घर में हमारे एक हरी मिर्च भी ना दे। देखिए माँ जी, थोक के भाव में कद्दू लिए हैं, वो भी सस्ते। आज ना कद्दू की खीर बनेगी। अरे ना 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 बहू, रहने दे, मुझे तो तू माफ़ी कर दे। आज के बाद इस घर में कद्दू ना बने, बस ये ध्यान रखना। और हाँ, शाम के लिए ना राजमा भिगा दे। मैं तो चली बाहर खाना खाने। एक रोज आलोक हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहा था।
और आवाज़ देकर अपनी पत्नी श्वेता से कहता है, सुनती हो, पेपर के साथ गरम चाय मिल जाए तो बात बन जाए। लाती हूँ। श्वेता 2 कप चाय बनाकर लाती है, 1 कप आलोक को देती है और 1 कप चाय खुद लेकर आलोक के बगल में बैठकर पीने लगती है। हमारी शादी को 25 साल होने को आ गए, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम इतना क्या पढ़ते हो घुसकर। अरे बाबा, फिर से रेड पड़ गया अग्रवाल वालों के यहाँ। पता नहीं इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। एक हम है जिसके पास खुद के खर्च के लिए पैसे पूरे नहीं हो पाते। आलोक की बात सुनकर नंदिनी वहाँ आती है। दिखाइए पापा पेपर एक बार। नंदिनी पेपर पढ़ती है और रेट के बारे में पढ़ती है। कितना पैसा इनके यहाँ, कुछ हमें भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता नहीं। पता है, एक बार मैंने सुना था कि इनके यहाँ रेड पड़ी थी, तब बोरा भर भर के पैसे ये लोग अपनी छत से फेंक रहे थे। पापा, उस वक्त आपको भी एक बोरा लूट लेना चाहिए था ना, हम भी अब तक तो लखपति हो चुके होते। दोनों बाप बेटे को कोई काम नहीं है, उनके पैसे देखकर हमें क्या मिलेगा। बेटा, ये लोग अपने ही नौकरों को खड़ा रखते होंगे ताकि बाद में उन्हें वो फेंके हुए पैसे वापस मिल जाए। हाँ, तुम्हें तो जैसे बताकर कर रहे होंगे। अरे कोई नौकर वोकर नहीं थे। नहीं, आपको बताकर सब करते होंगे ना। अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? दूसरों की बातों से घर में कलेश क्यों कर रहे हो? बेटा, मैंने क्या गलत कहा? ऐसा कोई रिश्ता हमें मिले तब ना। तेरी शादी ऐसे ही किसी घर में हो जाए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। छोड़ो, मुझे अखबार पढ़ने दो। श्वेता अपनी रसोई में चली जाती है और आलोक न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। नंदिनी भी तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में बस उसके दिमाग में रेड वाली बात घूमने लगती है। नंदिनी को खोया खोया देख उसकी फ्रेंड स्नेहा कहती है, अरे क्या सोच रही है नंदू? इतनी देर से देख रही हूँ, तू किसी के ख्यालों में खोई है क्या? अरे यार क्या बताऊँ, आज अखबार में देखा किसी अग्रवाल परिवार में रेड पड़ी है। साला इतना पैसा देख के मेरे तो दिमाग के तोते उड़ गए। उनके घर में कोई लड़का तो होगा ही ना, तो उनके घर की किसी लड़की को पटा क्यों नहीं लेती? अरे पागल, बड़ा ना वो मुझसे पटेगा, मुझे तो उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अरे गधी, पेपर में उनका एड्रेस दिया होगा, और तेरी अदाओं पर तो कोई भी फिदा हो जाएगा। लड़के लड़कियों की अदाओं पर मरते हैं, ना कि पैसों पर। अरे दिमाग चला अपना। नंदिनी कॉलेज जाती है और पूरा दिन यही सोचती रहती है कि इस खानदानी लड़के तक कैसे पहुंचूं। इधर आलोक भी उसी लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता लगाने में लगे रहता है। कॉलेज से आकर नंदिनी न्यूज़पेपर पढ़ती है और उसमें उन खानदानी लोगों का पता देखती है। अच्छा, सूता पट्टी, एक बार चल के देखा जाए उनका घर। स्नेहा को कॉल करती हूँ। नंदिनी स्नेहा को कॉल करती है और सज संवर कर घर से निकलने लगती है। श्वेता उसे देखकर कहती है, अरे अभी तो तू आई है, अभी कहाँ चली जा रही है? ये सब क्या है? मम्मी, तुम्हें पैसे वाला दामाद चाहिए था ना, उसी का इंतज़ाम करने जा रही हूँ। अरे गधी, कोई उल्टी सीधी हरकतें मत करना। इधर नंदिनी स्नेहा के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाती है। उधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ अग्रवाल वालों का घर देखने निकल जाता है। सूता पट्टी चारों पहुंच जाते हैं। वहां जाकर नंदिनी देखती है कि अगल बगल 2 घर हैं। दोनों घर के बाहर अग्रवाल हाउस लिखा हुआ है। कौन सा घर है? कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे घर तो दोनों सुंदर है, लगता है एक ही आदमी के 2-2 घर हैं। एक काम करते ना, थोड़ा वेट करते हैं, कोई तो घर के बाहर आएगा ना। वाह, दिमाग लगाना सीख गई तू। इधर आलोक भी अपने दोस्त के साथ दूर खड़ा इसी असमंजस में था कि जिस घर में रेड पड़ी है वो घर दोनों में से कौन सा है। अरे क्या इतना सोच रहा है? दोनों ही घर पैसे वाले लग रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं दिख रहा। इस जगह पर घर होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, बात तो तू सही कह रहा है। अरे वही तो, कभी एक के घर तो कभी दूसरे घर में रेड पड़ती रहती होगी। दोनों का नाम अग्रवाल है ना, तो समझ में नहीं आ पाता होगा। अरे पर तो अब क्या किया जाए? करना क्या है, बस पता चल जाए दोनों में से किसके घर में बेटा है, वहीं अपनी बेटी का रिश्ता भिजवा दे। एक काम कर, तू अपनी दुकान जा, मुझे यहीं बगल में काम है, मैं पता करता हूँ। आलोक चला जाता है। इधर नंदिनी और स्नेहा दूर खड़ी इंतज़ार करती रहती है। तभी अग्रवाल वालों के घर से एक लड़का निकलता है, सूट बूट में एकदम बाबू साहब की तरह। नंदिनी और स्नेहा उसे देखकर लट्टू हो जाती हैं। यार क्या हैंडसम है, तू अगर नहीं होती ना तो मैं ही इससे शादी कर लेती। मेरी तो सांस अटकी पड़ी है। अरे रुक ना, देख
अब मैं क्या करती हूँ। नंदिनी अपनी स्कूटी से जाती है और जाकर उस लड़के के सामने खड़ी होकर अपनी गाड़ी खड़ी होने की एक्टिंग करने लगती है। अब इतनी धूप में स्कूटी दिखवाने कहाँ जाऊँ, कितनी धूप हो रही है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, बुरा न माने तो आप मेरी गाड़ी से चल सकती हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे जाना तो पड़ेगा। नंदिनी अमन के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते भर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर स्नेहा स्कूटी लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों मिलने जुलने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अमन से कहती है, मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, सोच रही हूँ शादी कर लूँ। क्यों, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मेरे पसंद होने से क्या होता है, तुम्हारे घर वाले मुझे थोड़ी ना अपने घर की बहू बना लेंगे। अरे क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, वो सब मैं देख लूँगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। अमन के घर वाले नंदिनी के घर रिश्ता भेज देते हैं। लड़के का बायोडेटा देखकर आलोक कहता है, अरे ये तो वही अग्रवाल वाले हैं, मुझे मेरे दोस्त ने इस लड़के की तस्वीर भेजी थी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, मेरे नंदिनी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे तो तुरंत हाँ बोल दो ना इस रिश्ते के लिए। तभी वहाँ एक पड़ोसन आकर कहती है, शादी ब्याह का मामला है, कम से कम लड़के के बारे में पता तो कर लो और बिटिया से पूछो कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले घर में लड़की खुश ही रहे। हाँ आप ठीक बोल रही हैं। श्वेता अंदर जाकर नंदिनी से बात करती है, अरे यार मम्मी कितनी मुश्किलों से अमन को पटाया है, ये पड़ोसनों के चक्कर में ना इसे जाने नहीं दूंगी मैं। आपको पता भी है कितनी मुश्किलों के बाद अमन मेरे प्यार में पागल हुआ है, ऐसे ही उनके घर से रिश्ता नहीं आ गया। तुम भी ना सबकी बात सुनना कम करो। ठीक है जी, आप उनसे बात कर लीजिए बस। आलोक फ़ोन करके अमन के पिता विश्वनाथ से बात कर लेता है। ठीक है, तब कल आप लोग आकर हमारा घर और बाकी सब कुछ देख लीजिए। अरे नहीं जी नहीं, देखना क्या है, आप लोगों के बारे में कौन नहीं जानता। हम तो बड़े धन्य हो गए जो हमारी बेटी को आपके जैसा परिवार मिला। अमन और उसके परिवार वालों के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं लगवाता और दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी में अमन के घर वाले भर भर कर नंदिनी को जेवर चढ़ाते हैं और इतने जेवर चढ़ते देख आलोक की नाक ऊंची हो जाती है। शादी में आए लोग और रिश्तेदार तारीफ की झड़ी लगा देते हैं। आलोक ने तो लंबा हाथ मारा है, इतने बड़े घर में बेटी दी है, कम से कम 20 लाख का सोना दिया है लड़की को। शादी के बाद जैसे ही नंदिनी अपने ससुराल पहुंचती है, उसके स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उस पर फूल गिरा रहे होते हैं। ये सब देखकर नंदिनी मन ही मन सोचती है, अब मैं आराम से बस अपनी मनमानी करूँगी। घर तो काफ़ी बड़ा है, सोफ़े भी सुंदर दिख रहे हैं, मेरा कमरा तो ज़बरदस्त होगा, घर के लाडले बेटे का कमरा जो है। तभी रीना कहती है, बहू अपने घर में आ जाओ, कुमकुम की थाली में पैर रखकर। हाँ बेटा, अंदर चली आओ। नंदिनी अंदर आती है, फिर रीना उसे एक और सोने का हार देती है। बहू ये हमारे खानदानी जेवर है, अब से ये सब तुम्हारे हुए, ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी। चल अब कमरे में जा और आराम कर ले, थक गई होगी ना। नंदिनी अपने कमरे में जाती है और कमरा देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। चौंकती हुई नंदिनी अमन से कहती है, क्या ये हमारा कमरा है? ये कितना नॉर्मल सा है। हाँ, मुझे सिंपल चीज़ें ही पसंद है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी एक बार के लिए। नंदिनी अपने माथे पर हाथ डालती है, उसके हाथों में फूल आ जाते हैं। नकली फूल? स्वागत में कौन नकली फूल बिछाता है? अमन नंदिनी के हाथों से नकली फूल ले लेता है और कहता है, अरे फेंक मत देना इसे, वापस इसे जमा करके रखेंगे, फिर कोई आएगा तो काम आएंगे। नंदिनी तो भौंचक्की रह जाती है। अरे इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें ये नकली फूल जमा करके रखने हैं? यार मैं इसे जमा करके लाया था बगल वाले अग्रवाल जी के घर से, जब उनके यहाँ शादी का डेकोरेशन खुल रहा था ना तब। खुद के घर पर आए दिन रेड पड़ती है और जनाब दूसरे के यहाँ से सामान लेकर आए। अमन नंदिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। नंदिनी भी सो जाती है। अगली सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी नहा धोकर रसोई में जाती है। रसोई में नाश्ता बनाते वक्त बहुत गर्म हो जाता है।
एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। एग्जॉस्ट तो महंगा वाला लग रहा है। अमन भी ना इतना पैसा होकर क्यों ऐसे रहता है समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं उसे ठीक कर दूंगी। नंदिनी एग्जॉस्ट ऑन कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उसे राहत नहीं मिलती। पता नहीं अकबकाहट क्यों हो रही है, कहीं एग्जॉस्ट खराब तो नहीं हो क्या। नंदिनी नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। नाश्ता देखते ही रीना कहती है, बहू ने आते ही रसोई संभाल ली, और मुझे क्या चाहिए। ये लो बहू तुम्हारा नेग। अमन लगता है हॉल का एसी काम नहीं कर रहा, बहुत गर्मी लग रही है। विंडो एसी तो 2 मिनट में ठंडा कर देता है। अरे बेटा ये एसी नहीं है, ये तो कूलर है। एसी का तो बस ढांचा है। क्या ये एसी नहीं है? अरे नहीं नहीं, वही तो मैं तुम्हें कह रहा था, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी कहाँ है। हमारे कमरे में भी कूलर है, एसी नहीं। उसमें भी ना बस एसी का ढांचा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों किया है? अरे बहू, एसी में कितना पैसा लग जाता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा। इसीलिए हमने एसी का ढांचा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा भी लगता है और लोगों को लगता है कि हम कितने अमीर हैं। मतलब क्या है? अरे यार तुम भी ना ये सब छोड़ो और नाश्ता करो हमारे साथ। नाश्ता तो बहुत अच्छा बना है बहू। इतने में ही पड़ोस की एक औरत वहाँ आती है। क्या रीना, बेटे की शादी की और एक मिठाई तक नहीं खिलाई? अच्छा तू थी ही नहीं यहाँ तो क्या करती मैं। हाँ, शादी में गई थी ना तू। बता क्या खाना है? मुझे तो काजू की बर्फ़ी ही पसंद है। अरे बर्फ़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, मैं अभी तुरंत मंगवा देती हूँ। काजू की बर्फ़ी होनी चाहिए, ये नहीं कि काजू बोलकर तुम मूंगफली की बर्फ़ी खिला दे, जैसे तो घर के फर्नीचर के साथ करती है। पड़ोसन की बातें सुनकर नंदिनी को धक्का लग जाता है। कहीं पैसे वाले के चक्कर में मैं किसी गरीब परिवार में तो नहीं आ गई हूँ। अमन बर्फ़ी लाकर पड़ोसन को देता है। पड़ोसन बर्फ़ी खाकर चली जाती है। देखा माँ, आंटी को कुछ पता नहीं चला, मैंने आज भी मूंगफली वाली ही बर्फ़ी उन्हें खिला दी। ये सुनकर नंदिनी तुरंत पड़ोसन के पीछे भागती है। हाँ आंटी, आंटी एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब आप क्या कह रही थी? अरे बेटी, तुमने कैसे इन कंगालों के घर में शादी कर ली? ये लोग तो खानदानी गरीब है। क्या? हाँ, अमन के दादा परदादा सबका यही हाल था। मेरी बातों का यकीन नहीं है तो कुछ दिन रुको, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नंदिनी के होश उड़ जाते हैं और वो अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इनकी बात सही निकली तो क्या होगा? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नंदिनी वापस घर आती है और हॉल में लगे सोफे पर बैठने लगती है। तब रीना उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू थोड़ा आराम से बैठ। हाँ, सोफे के नीचे प्लास्टिक का चेयर लगा है, सोफे का तो बस ढांचा है। क्या इस घर में सब ढांचे ही है, असली का कुछ भी नहीं है क्या? अब क्या करे बहू, जितना है उसी में गुजारा करना पड़ता है। नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ श्वेता को फ़ोन करती है। फ़ोन उठाती ही श्वेता कहती है, तेरे ससुराल वालों की सब तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तुझे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठाना पड़ रहा होगा। अरे कर मज़े इसी में। क्या मम्मी, क्या मज़े करूँ मैं? ये लोग तो खानदानी गरीब है। और फिर नंदिनी सारी बात अपनी माँ को बताती है। अरे बेटा तू पागल है क्या? इतना सोना तुझे चढ़ाया है, ये सब ड्रामा करना पड़ता है ताकि लोगों को लगे कि ये गरीब है और इनके यहाँ रेड ना पड़े। तू भी ना पगली। हाँ ये हो सकता है। अब नंदिनी का दिमाग शांत हो जाता है और वो नाश्ता करके अमन से कहती है, चलो ना आज मुझे अपनी BMW में घुमाने ले चलो ना, मैं बैठ के देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। इसमें क्या है, चलो। नंदिनी तैयार हो जाती है। गाड़ी देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है उसका सुकून छीन जाता है। BMW क्या अंदर से ऐसी नॉर्मल गाड़ी की तरह ही होती है क्या? अरे नहीं तो, ये तो मैंने BMW का एक ढांचा लगवा लिया है मेरी गाड़ी में। ये गाड़ी तो नैनो है। नंदिनी गाड़ी से उतर जाती है। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग खानदानी गरीब लोग हो। नंदिनी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और सच पता लगाने में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन नंदिनी को कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता। एक दिन नंदिनी जब नहाकर निकलती है तो उसकी नज़र उसके गले की चेन पर पड़ती है।
ये चेन का कलर कैसे चला गया? कहीं ये नकली तो नहीं है? इतनी जल्दी तो सोने का चेन ऐसा नहीं हो जाता। नंदिनी रसोई में जाती है और एग्जॉस्ट खुलती है। पता नहीं साला क्यों लग रहा है नाम का ढांचा लगा दिया है, काम कुछ नहीं करता। वो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नंदिनी एग्जॉस्ट के ढांचे को फेंक कर रसोई में एक टेबल फैन लगा लेती है और स्नेहा को कॉल करके कहती है, स्नेहा तू मेरे ससुराल के बाहर आकर मुझे कॉल करना, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सब गड़बड़ हो गया है। अरे बता तो ऐसा भी क्या हो गया है? अरे सब बताऊंगी ना शाम को। शाम को स्नेहा आती है और नंदिनी अपने सारे जेवर लेकर स्नेहा के साथ सुनार के पास जाती है। भैया आप ये देखकर बताओ ना इस पे कितना % गोल्ड है। मैडम ये तो गोल्ड है ही नहीं, ये तो पीतल है और उस पर सोने की पॉलिश की हुई है। भैया आपने ठीक से चेक तो किया ना? हाँ मैडम, हमारा रोज़ का यही काम है। नंदिनी के आंसू निकल जाते हैं। स्नेहा मैं तो बर्बाद हो गई, खानदानी गरीब लोग हैं मेरे ससुराल वाले, अब मैं क्या करूं? मुझे तेरी हालत देखकर ना वो गोविंद और रवीना टंडन की कहानी याद आ गई, जिसमें दोनों गरीब होते हैं लेकिन एक दूसरे को पैसे वाले समझते हैं। यार तू भी ना, अभी मेरे मम्मी पापा को बोल मेरे ससुराल मुझे लेने आ जाए। स्नेहा श्वेता को फ़ोन करके उसे सब कुछ बताती है। आलोक और श्वेता उसी वक्त नंदिनी के ससुराल पहुंच जाते हैं। नंदिनी और स्नेहा भी घर पहुंच जाती हैं। समधी जी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। तलाक के पेपर पहुँच जाएंगे आपके पास। अरे मुझे क्या पता था कि आप लोग खानदानी रईस नहीं, खानदानी गरीब है। मैंने कहा था लड़के वालों का पता लगवा लो, लेकिन आप दोनों बाप बेटी को तो मेरी एक नहीं सुननी। पैसे के चक्कर में कुएं में कूद गई। खानदानी गरीब लोग निकली ये तो। आंटी बाहर तो अग्रवाल का बोर्ड है और रेड भी तो अग्रवाल की यहाँ पड़ी थी ना। हमने गलत घर में अपनी बेटी दे दी। चल नंदिनी यहाँ से, इन भूखे नंगों के यहाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आलोक और श्वेता नंदिनी को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी विश्वनाथ जाकर अपने अग्रवाल वाले बोर्ड को हटाकर अग्रवाला का बोर्ड लगा हुआ दिखाता है। ये सब हमने रेड से बचने के डर से ही किया, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। जब मेरे घर की लक्ष्मी ही चली जाएगी तो अब रेड पड़नी है तो पड़े। मैं कुछ समझा नहीं। हम वही अग्रवाला है जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। रेड दोबारा ना पड़े इसके लिए हमें ये एक्टिंग करनी पड़ी। तभी श्वेता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो पता था मेरी बेटी की किस्मत बहुत अच्छी है, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है मेरी लाड़ो। नंदिनी अमन के गले लग जाती है। मैं भी खानदानी गरीबों की बहू हूँ। और सब हंसने लगते हैं। अनुज एक बहुत अमीर घर का बेटा है, लेकिन वो एक गरीब घर की लड़की सोनाली से प्यार करता है। अनुज को ये बात पता थी कि उसके परिवार में कोई भी सोनाली को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने घर में किसी को भी बिना बताए सोनाली से शादी कर ली और उसे घर ले आया। जब अनुज की माँ शालिनी ने ये देखा तो बोली, अनुज ये क्या मजाक है? ये किसे ले आया है तो घर पर? माँ ये मेरी पत्नी और आपकी बहू सोनाली है। सोनाली? कौन है लड़की, कहाँ रहती है, क्या करते हैं इसके पापा? जी उनकी अकबर रोड पर किताबों की दुकान है। अनुज ये किस लड़की को उठा लाया है तू? एक मामूली से किताब बेचने वाली की लड़की से तुमने शादी क्यों की? माँ आपकी इस सोच की वजह से ही मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली है। मुझे पता था आप इसी तरह से बात करोगी। देखो अनुज, मैं तुमसे फालतू बात करके अपना और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। अब सोनाली मेरी पत्नी है, वो जहाँ रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा। जैसा तुम्हारा मन करे वैसा ही करो, लेकिन इतनी लो क्लास लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। शालिनी वहाँ से चली गई। अनुज सोनाली को लेकर घर से बाहर जाने लगा तो सोनाली ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए अनुज, आप घर छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? माँ ने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की है, उसके बाद भी तुम रुकोगी? तुम मेरे भाई नकुल और बहन चिंकी को नहीं जानती। वो माँ से भी 4 कदम आगे है। माँ ने तो तुम्हारी कम इंसल्ट की है, ये दोनों उससे भी ज़्यादा करेंगे। देखो हमारी आज ही शादी हुई है और आज ही अगर घर छोड़ के चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आते ही मैंने बेटे को माँ से दूर कर दिया।
लेकिन सोनाली, यहाँ तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। प्लीज़ अनुज, मैं सबका दिल जीत लूंगी, मेरा वादा है तुमसे। सोनाली की बात सुनकर अनुज उसी घर में रुक गया। अब शाम को अनुज का भाई नकुल और बहन चिंकी घर आकर कहने लगे, भैया मैंने सुना है आप किसी डाउन मार्केट लड़की को घर पर उठा लाए हो। चिंकी, तमीज से बात करो, वो लड़की तुम्हारी भाभी है। भैया, आपके लिए एक से एक बड़े बड़े घर के रिश्ते आते हैं, फिर आपने इस मामूली सी लड़की से शादी क्यों की? नकुल, मैं सोनाली से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। ये मेरे लिए मामूली बात नहीं है। माँ तो मेरी शादी उस अमीर घराने की लड़की पूजा से करवाना चाहती थी। तुम्हें पता है कितनी घमंडी और बदतमीज है वो। जो भी हो भैया, लेकिन आपको इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह हर रोज सलोनी को अपने ससुराल वालों से ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन सोनाली ने सबके साथ डिनर तैयार किया। सोनाली सबको खाना सर्व करने लगी। ये सब देखकर शालिनी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने अपनी नौकर बंसी को आवाज लगाई, बंसी, बंसी कहाँ मर गया? माँ जी, बंसी घर पर नहीं है, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो दोपहर को ही अपने घर चला गया। और ये खाना किसने बनाया? माँ जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुम्हारे हाथ का खाना मैं कभी नहीं खा सकती। अगर बंसी घर में नहीं था तो बता देती, खाना बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बाहर से मंगवा लेती। ये बोलकर शालिनी वहां से चली गई। शालिनी के पीछे पीछे चिंकी भी चली गई, लेकिन अनुज और नकुल वहीं बैठे रहे। अनुज ने नकुल की तरफ देखा तो नकुल ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। नकुल ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद नकुल ने अपने भाई से कहा, अनुज भैया, आप अपनी वाइफ को कहीं से भी लाए हो, लेकिन इन्होंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। नकुल, मेरी वाइफ तुम्हारी भाभी है। अच्छा ठीक है भाभी, गुड नाइट। भैया गुड नाइट। सोनाली ने नकुल के दिल में तो जगह बना ली। अब बारी थी चिंकी की। एक दिन चिंकी की वाइट ड्रेस पर कोई दाग लग गया। वो अपने नौकर के ऊपर बहुत चिल्ला रही थी, बंसी काका, आपको पता है ये ड्रेस कितनी महंगी है? आपको इसे प्रेस करने के लिए दिया था और आपने इस पर ये हल्दी का दाग लगा दिया। बिटिया, हम जानकर नहीं लगाए दाग, गलती से लग गया। बंसी काका, इस ड्रेस को किचन में ले जाने की जरूरत क्या थी? कल मेरे कॉलेज का प्रोग्राम है, मुझे यही ड्रेस पहननी थी। उन दोनों की बात सुनकर सोनाली वहां आ गई और उसने चिंकी से कहा, तुम परेशान मत हो चिंकी, ये दाग मैं निकाल दूंगी। आप सफेद कपड़े से हल्दी का दाग निकालेंगी? कैसे? देखो मेरा दिमाग ना पहले ही खराब है, मुझे और परेशान मत करो। चिंकी वहां से चली गई। सोनाली ने बंसी काका से ड्रेस ले ली और उसे धोने चली गई। आखिरकार सोनाली ने उस ड्रेस से हल्दी का निशान हटा दिया और उस ड्रेस को प्रेस करके चिंकी के कमरे में ले गई। देखो चिंकी, तुम्हारी ड्रेस पहले की तरह हो गई, कल तुम ये पहन सकती हो। चिंकी ने हैरानी से वो ड्रेस चारों तरफ से घुमा घुमा कर देखी और फिर सोनाली से कहा, ये आपने कैसे किया? ये तो पहले की तरह एकदम नई लग रही है। सोनाली चिंकी को देखकर मुस्कुराकर कमरे से बाहर जा रही थी, तभी चिंकी ने कहा, भाभी थैंक यू। अब चिंकी ने भी सोनाली को अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। सोनाली अपने देवर और ननद का बहुत ख्याल रखती है और वो दोनों भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। एक दिन अनुज ने सोनाली से कहा, सोनाली, जो तुमने कहा था वो कर दिखाया। तुमने चिंकी और नकुल का दिल तो जीत लिया। अब वो दोनों तो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ अनुज जी, माँ का दिल जीतना भी बाकी है। मैं उनकी खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना चिढ़ती हैं। पर आप देखना, मैं माँ की इतनी सेवा करूँगी कि वो भी मुझे आपसे ज़्यादा प्यार करने लगेंगी। अब सोनाली दिन रात बस यही कोशिश करती रहती कि किस तरह अपनी सास का दिल जीत ले, लेकिन सोनाली जितनी भी कोशिश करती उसकी सास उसे उतना ही सुनाती। एक दिन शालिनी ने अपने बच्चों से कहा, कल मैं घर में कुछ लोगों को खाने पर बुला रही हूँ, इसलिए तुम सब घर पर ही रहना और सारी तैयारी कर लेना। कितने लोग आ रहे हैं माँ? यही कुछ 10-15। ठीक है माँ, हम देख लेंगे, बुला लीजिए आप। अगले दिन सुबह होते ही सब तैयारी में लग गए। सभी मेहमान भी आ गए। शालिनी ने अनुज, नकुल और चिंकी को घर से बाहर किसी काम से भेज दिया
और फिर मेहमानों के सामने अपनी बहू को नीचा दिखाने लगी। शालिनी जी, आपके 3 बच्चे कहाँ गए? वो मार्केट से कुछ सामान लाने गए हैं। और ये जो लड़की है वो कौन है? ये हमारी नई नाक रानी है। लेकिन देखने से तो नाक रानी नहीं लग रही। हाँ, हम इसे अच्छी तनख्वाह देते हैं ना, इसलिए। सोनाली ने शालिनी की बात काटते हुए कहा, माँ जी ये क्या बात कर रही हो आप? मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ। आपके बड़े बेटे की धर्मपत्नी हूँ। मैं कभी तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तेरे भिखारी बाप ने तुझे यही सिखाया है कि कैसे अमीर घर के लड़कों को फंसा कर उनकी जायदाद पर कब्जा करते हैं। मेरे बेटे को तो फांस लिया तुमने, लेकिन मैं तेरी बात में नहीं आने वाली। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो छोड़कर चली जा मेरा घर। शालिनी ने सबके सामने सोनाली को बहुत बुरा भला कहा। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए। सोनाली ने सारी बातें अनुज को बता दी। अनुज और सोनाली भी अब घर छोड़कर चले गए। सुबह चिंकी और नकुल को सारी बातें बंसी काका ने बता दी। नकुल और चिंकी ने अपनी माँ से कहा, माँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपने घर की बहू की सब लोगों के सामने इतनी बेइज्जती की कि वो घर छोड़कर चली गई। माँ, आखिर भाभी से आप इतना चिढ़ती क्यों हो? वो हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। आप अपने लिए अपने जैसी ही कोई बहू ले आती जो इंसान को इंसान नहीं समझती। हम सब अपनी अपनी दुनिया में रहते, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, तब ठीक होता। यही चाहती थी ना आप? माँ आपको भाभी से किस बात की परेशानी है? यही ना कि उन्होंने इस घर को घर समझा, हम सबको प्यार से एक धागे में बंद कर रहना सिखाया। माँ बहुत बदकिस्मत हो आप, जो घर आई लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। अपने दोनों बच्चों की बातों से शालिनी का कलेजा छलनी हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नकुल और चिंकी ने अपने भाई भाभी को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। शालिनी भी अपने किए पर बहुत पछता रही है। उसने भी अनुज और सलोनी को बहुत ढूंढा, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। अब शालिनी की आंखें हमेशा दरवाजे पर लगी रहती है कि काश उसके बहू बेटे आ जाए और वो उन दोनों से माफी मांग ले। सुनीता बहू, सच सच बताना, तेरे मायके वालों ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, तभी तो इतना बेस्वाद खाना बनाती है ना? माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे सब सिखाया है। आपके मुंह में ही स्वाद नहीं है, तभी तो आपको मेरे हाथ का खाना कभी अच्छा नहीं लगता। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब से मैं खुद खाना बना लिया करूंगी। हे भगवान, मेरे दूसरे बेटे नितिन को अच्छी लड़की देना जो खाना बनाना जानती हो। इतना बोलकर करुणा रसोई की ओर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर गुस्से में लाल पीली सुनीता अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, हाँ हाँ माँ जी, ले आना मुझसे अच्छी बहू, पर देख लेना वो मेरे जितनी गुणी नहीं होगी। हाँ। अब इसी तरह से समय बीतता है और कुछ महीनों बाद आखिरकार करुणा की छोटी बहू के रूप में दिया घर आती है और शादी के अगले ही दिन दिया की पहली रसोई होती है। दिया अपनी पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि सब अपने हाथों की उंगलियां चाटने लगते हैं। वाह वाह छोटी बहू, क्या खाना बनाया है। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है, वरना बड़ी बहू के हाथ का बेस्वाद खाना खा खाकर तो मैं बीमार ही पड़ चुकी थी। माँ जी, ये सब कुछ तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, और वैसे भी मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती थी कि दिल तक पहुँचने का रास्ता अक्सर पेट से होता है। ये बात तो तेरी माँ ने बिल्कुल ठीक कही छोटी बहू। रही हमारे दिल तक पहुँचने की बात, तो इतना लाजवाब खाना खिला कर तू हमारे दिल तक पहुँच चुकी है भाई। इस तरह से घर में सभी लोग दिया के खाने की तारीफ करते हैं, पर ये सब कुछ देखकर सुनीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता और उसी तरह से आए दिन दिया घर में कोई ना कोई नई डिश बनाती और खूब तारीफ बटोरती। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, आज खाने के टेबल पर इतने तरह के व्यंजन। लगता है हमारी बहू मास्टर शेफ है। सच सच बताना बहू, क्या तूने होटल मैनेजमेंट की है? नहीं माँ जी, मुझे बस खाना बनाने का शौक है, तो मैं हमेशा कुछ न कुछ नया बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। कभी कुछ नया बनाने के चक्कर में कुछ खराब मत कर देना।
ये जो तुम खाने में एक्सपेरिमेंट करती रहती हो ना, कभी ऐसा ना हो कि उससे हम सबकी तबीयत खराब हो जाए। और वैसे भी तुम्हें मालूम है ना, माँ जी को ज्यादा तेल मसाले वाली चीज नहीं खानी होती है। दीदी, मुझे सबकी सेहत का ख्याल है, इसलिए मैं सबकी सेहत को ध्यान में रखकर ही खाना बनाती हूँ। आप बेफिक्र रहिए। दिया की तारीफें होती देख सुनीता से रहा नहीं जाता और वो हर समय उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हर बार दिया कुछ न कुछ ऐसा कर जाती जिससे वो घर वालों की तारीफें बटोर लिया करती। ये सब देखकर अब सुनीता को ऐसा लगने लगा था कि दिया के आने के बाद उसकी इज्जत कम हो गई है और इसलिए अब वो दिया से जलने लगती है। जब से दिया की बच्ची आई है घर में, मेरे लिए प्यार ही कम हो गया है। पहले माँ जी मेरे काम की कितनी तारीफ किया करती थी, पर जब से दिया आई है, न जाने इसने खाना बनाकर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि सब इसी की तारीफ करते हैं। मुझे कुछ भी करके घर वालों की नजरों में इसकी इज्जत घटानी होगी और अपनी इज्जत बढ़ानी होगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नितिन को एक काम मिलता है जिसे पूरा करने के लिए नितिन एक मीटिंग रखता है और वो मीटिंग नितिन के घर पर रखी जाती है, जिसमें दूसरी कंपनी के कुछ लोग नितिन की कंपनी से एक बहुत बड़ी डील करने के लिए नितिन से बात करने के लिए उसके घर डिनर पर आने वाले होते हैं। जब ये बात सुनीता को पता चलती है तो सुनीता एक धमाकेदार प्लान बनाती है। आज नितिन के ऑफिस वाले डिनर पर आ रहे हैं और डिनर बना रही है मेरी प्यारी देवरानी। कोई बात नहीं, मेरी प्यारी देवरानी, बना लो प्यार से खाना, क्योंकि आज तुम्हारी तारीफ नहीं, तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है, वो भी सबके सामने। अब इसी तरह से शाम हो जाती है और दिया रसोई घर में जाकर रात का खाना बनाकर चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर सुनीता किचन में जाकर दिया के बनाए हुए सब्जी में नमक और दाल में पानी डाल देती है। अब रात को जब नितिन के ऑफिस वाले घर आते हैं और खाना खाते हैं तो ये क्या है? आज से पहले मैंने इतना गंदा और बेस्वाद खाना कभी नहीं खाया। क्या तुमने ये बेस्वाद खाना खाने के लिए अपने घर पर बुलाया था? सर, आप क्या कह रहे हैं? दिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। दिया के हाथों जैसा खाना आपको 5 स्टार में भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा खाना 5 स्टार होटल में मिलता है ना, तो हमें नहीं खाना ऐसा खाना। और रही डील की बात, तो तुमने हमारी यहाँ बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया, इसलिए अब हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी। हम ये डील कैंसिल करते हैं। अरे पर सर, नितिन अपने सर को रोकने की काफी कोशिश करता है पर उसे रोक नहीं पाता, जिसके बाद नितिन बहुत परेशान हो जाता है। और जब करुणा खाने को टेस्ट करती है तो गुस्से में दिया से कहती है, दिया बहू, ये क्या है? आज तूने ये कैसा खाना बनाया है? हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये खाना तूने बनाया है। माँ जी, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने खाना हमेशा की तरह अच्छा ही बनाया था। मुझे नहीं पता कि सब्जी में नमक मसाला तेज कैसे हो गया और ये दाल इतनी पतली कैसे हो गई। चावल पता नहीं कैसे जल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, हो ना हो ये किसी की चाल है। ये किसी की चाल नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। कुछ दिन तुमने खाना अच्छा क्या बना लिया, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया और तुम हमारे सर पर चढ़ गई। आज तुम्हारी वजह से दिया, मैं और मेरी कंपनी नुकसान में चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूं। अगर तुम्हें इतने लोगों का खाना नहीं बनाना था तो तुम साफ साफ बना कर देती, मैं बाहर कहीं मीटिंग रख लेता। दिया को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और नितिन भी दिया से नाराज होकर वहां से चला जाता है। पर दिया समझ जाती है कि हो ना हो इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ सबकी नाराजगी भी खत्म होने लगती है। और एक दिन, माँ, उस दिन दिया की वजह से जो डील कैंसिल हो गई थी ना, आज मुझे फिर से मौका मिला है कि मैं उस बिगड़ी बात को ठीक कर सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात है नितिन बेटा, पर बेटा इस बार ना तो अपनी मीटिंग घर से बाहर ही रखना ताकि पहले वाली गलती दोबारा ना हो। सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा था, पर सर ने साफ साफ कहा है कि वो इस बार भी मीटिंग घर पर ही करेंगे। इसलिए दिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मेरी बेइज्जती मत होने देना। अगर इस बार डील साइन नहीं हुई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये आखिरी मौका आपको नहीं नितिन जी, मुझे मिला है और मैं इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा करिए।
जहां दिया नितिन को और अपने पूरे घर वाले को आश्वासन दे रही थी, वहीं सुनीता मन ही मन खुद से कहती है, आखिरी मौका तुम्हें नहीं दिया, मुझे मिला है। अब इस घर की लाडली बहू तो मैं बनूंगी। अब क्या था, सुनीता बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगती है जिस दिन नितिन के ऑफिस वाले घर आने वाले थे। वहीं दूसरी ओर दिया भी इस बार चौकन्नी रहती है और खाना बनाकर रसोई से निकल जाती है। पिछली बार की तरह सुनीता इस बार भी किचन में जाकर दिया का बनाया हुआ खाना खराब कर देती है। कुछ देर बाद जब सभी लोग दिया के हाथ का बना खाना खाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं और इस बार वो डील नितिन को मिल जाती है। लेकिन नितिन के बॉस के जाने के बाद सभी घर वाले दिया की जब बहुत तारीफ करते हैं। देखा नितिन बेटा, मेरी बहू ने जो कहा वो कर दिखाया। अच्छा बहू, हम सबको बहुत भूख लगी है, अब तू हम सब के लिए भी खाना लगा दे। माफ करना माँ जी, पर अब खाना नहीं बचा, क्योंकि बचा हुआ खाना दीदी ने पहले ही खराब कर दिया है और मैं आप लोगों को खराब खाना नहीं खिला सकती। दिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता के इतना कहते ही दिया सभी घर वालों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें सुनीता रसोई घर में जाकर दिया के बनाए हुए खाने को बर्बाद कर रही थी। ये देखकर अब सभी घर वालों को सच्चाई का पता चल जाता है और करुणा सुनीता से कहती है, बड़ी बहू, मैं मानती हूँ कि तू खाना इतना अच्छा नहीं बनाती और इसीलिए हमने तुझे कई बार भला बुरा सुनाया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझसे नफरत करते हैं। तू हमेशा से हम सबकी चहेती रही है, पर ऐसे काम करके आज तूने अपनी इज्जत हम लोगों की नजरों में गिरा दी है। बड़ी बहू, तूने ऐसा क्यों किया? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर जब से दिया इस घर में आई है बस उसी के हाथ के बने खाने की तारीफ होती है और मेरे खाने की बुराई। बस इसी जलन में आकर मैंने ये सब किया, पर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुनीता को अपनी गलती का सच में एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर अपने घर वालों से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और इसलिए सभी घर वाले सुनीता को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं और दोनों देवरानी जिठानी के बीच में नफरत की दीवार भी गिर जाती है और सब एक साथ प्यार से मिलकर रहते हैं।